फेडरलिज्म, सबसे पहले फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म मतलब पावर शेयर करना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अपनी लिस्ट में आए हुए सब्जेक्ट के पे रूल्स बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ना लिख रखा है कि इन सब्जेक्ट्स पे ना स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, इन सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। बच्चों, एक बात को ध्यान रखना, हमारे देश में दो मेजर गवर्नमेंट, एक्चुअली तीन गवर्नमेंट है। सबसे नीचे पंचायत या म्युनिसिपल लेवल पे भी आती है, पर ब्रॉडली देखा जाए तो पूरे देश की एक गवर्नमेंट जो कि यूनियन गवर्नमेंट है, और हर स्टेट की अलग गवर्नमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट है। इस चीज़ को याद रखना। जैसे आप देखते हो वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी है, ठीक है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर, फिर यूपी के योगी जी है। तो हर स्टेट के लिए, उड़ीसा के नवीन पटनायक, हर स्टेट के लिए ना अलग अलग गवर्नमेंट है, ठीक है। और हर स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो स्टेट के सब्जेक्ट्स पे रूल्स बना सके। तो ये पावर शेयर कर लिया ना, हमारी गवर्नमेंट ने पावर शेयर कर लिया, बोल दिया कि आधे रूल स्टेट्स बना लेगी और मेजर जो पूरी कंट्री के लिए एक समान रूल होना चाहिए वो यूनियन गवर्नमेंट बना लेगी। तो ऐसे मॉनिटरिंग करने का जब पावर शेयरिंग होती है तो इस चीज़ को फेडरलिज्म बोलते हैं, इस चीज़ को फेडरलिज्म बोलते हैं। समझे? थोड़ा सा आइडिया हुआ। फेडरलिज्म दो लेवल पे देखा जाता है। एक तो पूरी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो कॉमन इंटरेस्ट पे नेशन के काम करती है। देखो बच्चों, जैसे तो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, आर्मी वगैरह हो गई, ये पूरी कंट्री की सुरक्षा ये स्टेट के हाथ में तो नहीं हो सकती ना। तो ये यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लेवल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, एक चीज़ में कभी कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं सेंट्रल लिख देते हैं, कहीं कहीं यूनियन लिख देते हैं, दोनों एक ही बात होती है। यूनियन भी एक ही है, सेंट्रल भी एक ही है। तो ये जो सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट है, ये ऐसी चीज़ों पे कानून बनाती है जो पूरे देश के लिए इक्वली अप्लाई होते हैं। जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, जैसे हमारा एक तो बैंकिंग सिस्टम, फिर उसके बाद मैंने कहा सिक्योरिटी का सिस्टम, और फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने डे टू डे रोज़मर्रा के लिए पे कानून बनाती है, ठीक है। देखो, यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनियन वाली, अच्छा, दो प्रकार की मेजर गवर्नमेंट होगी, एक यूनिटरी गवर्नमेंट, एक फेडरल गवर्नमेंट। इनके बीच में फ़र्क देख लेते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट में यूनिटरी मेथड, मतलब यूनिटरी सुना होगा तुमने, इसका मतलब था एक। जब एक ही लेवल की सरकार हो तो उसे यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा लेवल की सरकारें हो, जैसे इंडिया में, तो उसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। ये सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। यहाँ पे सबऑर्डिनेट माने छोटा, सबऑर्डिनेट माने छोटा, मतलब जो मेजर सरकार है जिसके पास सारी पावर कंसंट्रेटेड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे छोटी छोटी सरकारें हैं, ठीक है। पर फेडरल गवर्नमेंट में बच्चों ऐसा नहीं होता। फेडरल गवर्नमेंट में यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है, पर और साइड वाली स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है, कोई छोटी नहीं मानी जाएगी, उनके पास भी इक्वल लेवल ऑफ पावर दे दी गई है, ठीक है। लेवल ऑफ पावर एज इन सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए हैं, पर ऐसा नहीं होगा कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है। सब यूनिट आर आंसरेबल, सारी सब यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग लोगों को आंसरेबल होते हैं। इंडिया का जो है ऑर्गेनाइजेशन है सरकार का, यहाँ पे फेडरल सिस्टम चलता है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, हर स्टेट के पास अलग गवर्नमेंट है। स्टेट की गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल है स्टेट लोगों को, सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोगों को है, पर यहाँ पे जो होता है सबऑर्डिनेट माने छोटे लेवल पे माना जाता है बाकी गवर्नमेंट को, और एक ही सुप्रीम गवर्नमेंट होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। की फीचर्स, अच्छा, तुम लोग को ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे फेडरलिज्म के? दो या दो से ज़्यादा लेवल की सरकार होती है, ठीक है, और ये एक ही सिटीज़न को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जिन सिटीजन्स के लिए रूल बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी तो उन्हीं सिटीजन के लिए रूल बना रही है, बस अलग अलग स्टेट के अलग अलग है, ठीक है। जैसे अगर सपोज करो मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, तो अगर कोई बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई रूल बना है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया होगा, वो भी मुझ पे लागू होगा, और मेरी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है वो भी तो मुझ पे ही लागू होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, रुको मैं इसे क्लीन करती हूँ।
फिर उसके बाद आता है द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नॉट बी यूनिलेटरली चेंजेस। फंडामेंटल यूनिट जो फंडामेंटल पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको सिर्फ और सिर्फ एक लेवल की सरकार मिलके चेंज नहीं कर सकती। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना है, ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके चेंज कर दिया या फिर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके चेंज कर दिया, नहीं नहीं, तो दोनों को साथ में मिलके इस पर काम करना पड़ता है। यही तो सबसे खूबसूरती है हमारे गवर्नमेंट के लेवल्स की, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बिटवीन डिफरेंट लेवल आर स्पेसिफाइड। और कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया है कि रेवेन्यू माने पैसा, काम करने के लिए पैसा तो चाहिए ना यार, आपको ब्रिज बनाना है, आपको एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना है, आपको लोगों की सैलरी देनी है, तो इसके लिए जो पैसा आता है कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया है लिख के, किसका पैसा यहाँ से आएगा, इसका पैसा वहाँ से आएगा। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट, और कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे डिफरेंट लेवल पे। मतलब कोर्ट ना एक एम्पायर की तरह काम करता है, सही गलत के बीच में डिसीजंस लेते हैं। अब आता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। दो प्रकार के होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, ये सारे मिलके आए और इन्होंने कहा चलो हम एक कंट्री बना देते हैं। ये यूएसए में हुआ है। यूएसए में छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स थे, सारे एक साथ थे, इन्होंने एक एग्रीमेंट करा कि नहीं हम लोग ना साथ में मिलके एक बड़ा देश बना लेते हैं, तो इसको कहते हैं कमिंग, साथ में आने वाला फेडरलिज्म। स्टेट गवर्नमेंट आर स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे ना ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे देखो इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। इंडिया में क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, जहाँ पे एक बड़ी कंट्री सोचती है, डिसीजन लेती है कि मैं इतनी एक बड़ी कंट्री को गवर्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कंट्री को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देने का, कंट्री को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देने का, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। समझे, यहाँ पे इट्स लाइक कि एक ही जानबूझ के कंट्री ने अपने आप को हिस्सों में बांटा है ताकि उन पे रूल करना आसान हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, बहुत सारे स्टेट साथ में आते हैं और ये लोग खुद ही डिसाइड करते हैं कि चलो हम एक बड़ी कंट्री बना लेते हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्ट्रांग नहीं हुई तो सारे स्टेट अलग होकर अपनी मनमानी चलाने लग जाएंगे। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, खैर वो पहले से ही अलग अलग स्टेट्स थे तो वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इतना स्ट्रांग नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट होता। एग्जाम्पल्स आर मस्ट, तो आपको याद रखते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है, देखो ध्यान से। इंडिया के अंदर 3 लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल पे जो होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या आएगा, लोकल गवर्नमेंट में आता है हमारा क्या कहते हैं, ये म्यूनसिपैलिटी आ गया, अगर सिटीज़ है तो, अगर सिटीज़ नहीं है तो वो पंचायत लेवल आ गया। फिर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट बना दी है। पावर जो है, रूल्स बनाने की पावर जो है वो 3 लिस्ट में डिवाइड हो गई है। एक होती है यूनियन लिस्ट जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों मिलके कानून बना सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड है, माने कि कोई भी एक पावर मिलके चेंज नहीं कर सकती। मान लो कि कल को किसी एक स्टेट ने बोला मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंजेस लाने हैं, तो वो अकेले चेंज नहीं कर सकता, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी है, ऑटोनॉमी मतलब पावर दी एक तरीके से। हमारी कंट्री में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है विच मेक्स इट क्वाइट इंडिपेंडेंट, मतलब वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। देखो पैसा होता है ना तो आप अपनी मनमर्जी का काम कर सकते हो, अगर पैसा ही नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि वो डिफरेंट 2 लेवल गवर्नमेंट के अगर कोई भी उनके बीच में वो हो जाता है, क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ये कानून बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेशन बनाने की पावर। लेजिस्लेशन किसको कहते हैं, रूल्स को कहते हैं। किसको कहते हैं, रूल्स को कहते हैं। देखो एक यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं। यूनियन मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट आज की कौन है, बीजेपी, ठीक है।
और यूनियन गवर्नमेंट के अंदर देखो कौन कौन से आते हैं, जो फॉरेन अफेयर्स के मामले होंगे, डिफेंस के मामले होंगे, ठीक है। पूरी कंट्री के लिए एक ही डिफेंस होना चाहिए, पूरी कंट्री का फॉरेन अफेयर जो हमारी नीतियां हैं फॉरेन बाकी कंट्रीज़ को लेकर एक ही तो होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं वेस्ट बंगाल की अलग नीति चल रही है, ये उड़ीसा की अलग नीति चल रही है, झारखंड की अलग नीति चल रही है, नीचे ये हमारे तमिलनाडु की अलग नीति चल रही है, नहीं, पूरा इंडिया तो एक ही है ना बच्चों। तो ये फॉरेन अफेयर के जो मामले हैं इनके लिए जो डिसीजन है वो एक ही गवर्नमेंट लेती है, दैट इज़ यूनियन गवर्नमेंट, इसलिए उसका अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को दिया है। स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में आते हैं जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, सब स्टेट गवर्नमेंट में आएगा। पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट है ना, हर स्टेट का अलग होता है, अलग अलग प्रकार के क्राइम्स होते हैं। तो ये जो दिक्कत है हर स्टेट की अलग अलग होगी। कहीं पे एजुकेशन की दिक्कत होगी तो एजुकेशन भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे स्टेट कानून बना सकता है, फॉरेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें स्टेट कानून बना सकता है। तो जो एक पर्टिकुलर लोकल लेवल में दिक्कतें अलग अलग होती है, इस पे जो कानून है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो पूरी कॉमन चीज़ होगी उसका कानून बनाने की पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास। और तीसरा हो गया जिस पे दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग कंकरेंट लिस्ट में आएगा वो सब्जेक्ट। देखो ऑल द स्टेट इन द यूनियन गवर्नमेंट डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, सारी ये देखो। अच्छा अब मान लो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कोई सब्जेक्ट भूल गए ना, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट में डाला, स्टेट लिस्ट में डाला, ठीक है, ना उसने उन्होंने यूनियन लिस्ट में डाला और ना ही कंकरेंट में डाला। ऐसे सब्जेक्ट जो तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है वो कहाँ पे आते हैं, वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में आते हैं। रेसिडुअरी माने बचे कुचे सब्जेक्ट्स, ठीक है। और यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है इन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने की। तो जो सब्जेक्ट जो कहीं भी मेंशन नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ना कि कंकरेंट लिस्ट के पास, वो रेस्टोरी सब्जेक्ट्स हैं, उस पर कोई भी कानून बना सकता है। ऑल द स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। कुछ स्टेट इन्जॉय करते हैं स्पेशल स्टेटस, कुछ स्टेट क्या इन्जॉय करते हैं, स्पेशल स्टेटस इन्जॉय करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। देखो ये लोग स्पेशल स्टेटस क्यों, ऐसा नहीं है कि ये हमसे अलग है, एक्चुअली इनके कल्चर अलग है तो इसको हमें प्रिजर्व करके रखना है। हर आइडेंटिटी अलग होती है, यूनिक होती है। सबको होमोजेनस सेम बना देंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना यार। हर कोई चाहता है कि वो जैसी आइडेंटिटी में रहता है वैसा ही रहे। तो इस कारण से असम, यहाँ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को स्पेशल स्टेटस दिया है। और अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी रिसेंटली कौन से स्टेट का स्पेशल स्टेटस लेके खारिज कर दिया और उसको नॉर्मल बना दिया? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए। देखो these subjects special powers are specially enjoyed in relation to the land rights। अच्छा ये इंडिजीनियस पीपल के लिए बनाए। इंडिजीनियस पीपल कौन से होते हैं? जो सिर्फ वहीं रहते हैं, ठीक है। और इंडियंस जो कि परमानेंट रेसिडेंट नहीं है स्टेट के, वो नहीं यहाँ पे। अच्छा तुम्हें पता होगा पर्टिकुलर स्टेट में ना ये लॉ होते, कानून होता है, अगर आप उस स्टेट के रहने वाले नहीं हो तो आप वहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो ये चीज़ ये ऐसा इसलिए बनाया है ताकि वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, वहाँ के जो ओरिजिनली रहने वाले लोग हैं वो एंजॉय कर सके ये पावर्स, मतलब अपने लैंड पे हक। चलो फिर उसके बाद आता है पार्लियामेंट कैनॉट ऑन इट्स ओन, पार्लियामेंट ये अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकती। कौन सा अरेंजमेंट? जो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट वाला है, ये अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकती। पार्लियामेंट को ऐसे कोई भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर मान लो कोई भी लिस्ट में चेंज लाना है तो पहले दोनों हाउस पार्लियामेंट के पास करेंगे, और वो भी कैसे? 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और फिर स्टेट्स भी इसे पास करेंगे, हाफ ऑफ द स्टेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर मुझे कोई स्टेट सब्जेक्ट उठा के यूनियन सब्जेक्ट में डालना है या फिर कंकरेंट लिस्ट में डालना है तो मुझे स्टेट की भी सहमति चाहिए आधे से ज़्यादा, आधे, और हमारी दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा इसकी भी सहमति चाहिए। हाउ इज़ द फेडरलिज्म प्रैक्टिस? इंडिया में फेडरलिज्म द पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय इंडिया, जिसने इंश्योर करा है कि इंडिया का फेडरलिज्म एक सक्सेस रहे, वो क्या क्या है? लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बना रखे हैं ताकि जो लोग सेम लैंग्वेज के हैं वो सेम का स्टेट्स में रहें और उन्हें अपनी एथनिसिटी को मेंटेन करके रख सके। लैंग्वेज पॉलिसी भी लेके आई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई है इंडिया की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं लोगों को ना
गलतफहमी रहती है कि ना हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। नहीं नहीं बाबा, हिंदी नहीं है, क्योंकि साउथ के लोग थोड़ी हिंदी बोलते हैं। तो इस कारण से हाँ, ऑल वी नो इज़ दैट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसको तुमको याद रखना पड़ेगा। हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेज और है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक शेड्यूल में लिखी हुई है। तो टोटल कितनी लैंग्वेजेस लिखी हुई है? 22 लैंग्वेजेस। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। सेंट्रल स्टेट रिलेशन की अगर हम बात करें, सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है स्ट्रेंथन हुए हैं अब आफ्टर 1990। बहुत राइज हुआ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी अच्छे रहने चाहिए, नहीं तो स्टेट अपने मन की करता रहेगा और सेंट्रल उनसे परेशान रहेगा, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, डी मतलब सेंट्रलाइजेशन मतलब किसी एक के पास पावर होना, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर का डिवीजन होना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर का डिवीजन होना। देखिए थोड़ा सा ही है बस, ये चैप्टर देखो हमने जल्दी से रिवाइज कर लिया। जब लोगों से व्हेन पावर इज टेकन, जब सेंटर से और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके और आगे लोकल लेवल पे पावर डिवाइड कर दी गई, इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जब स्टेट से पावर लेके थोड़ी सी सेंटर से पावर लेके अलग से सबसे निचले लेवल लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? क्या सबसे पहला एडवांटेज, नीचे वाले एकदम जो बेसिक ग्राउंड लेवल के लोगों के पास पावर है ना, तो उनको अपनी दिक्कतों के बारे में ज़्यादा पता होता है। ठीक है, मान लो कि कोई एक चीफ मिनिस्टर है, वो थोड़ी इतना जानेगा कि उसके अपने एरिया में क्या दिक्कत है। तुम्हारे आसपास का जो जो आसपास की लोकेलिटी का नेता होगा, उसको ज़्यादा पता होगा कि क्या क्या दिक्कतें चल रही है। दे नो बेटर, उनको पता होता है कि कहाँ पे मनी स्पेंड करनी है, कहाँ पे मैनेज करनी है। ठीक है, क्योंकि वो उसी एरिया में रहते हैं ना। कोई उस एरिया से दूर ही रहता है तो क्या उस एरिया की प्रॉब्लम को देखेगा, क्या उसको सॉल्व कर पाएगा। बिसाइड एट द लोकल लेवल ये पॉसिबल होता है लोगों को कि डायरेक्टली वो डिसीजन मेकिंग में है, तो उनको इंटरेस्ट भी आता है कि भाई हम इसको चूज़ करेंगे, इसको वोट देंगे तो ये हमारे एरिया की सड़कें बनाएगा, स्ट्रीट लाइट लगवाएगा या पार्क्स को ठीक करवाएगा। ठीक है, क्या क्या इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप ले रखे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, ये हमें दिमाग में रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेटरी कर दिया है कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए लोकल गवर्नमेंट के। रिजर्वेशन दी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस को, किस में? हमारे लोकल लेवल पे। और फिर 1/3 पोजीशन विमेन के लिए डाल दी है कि विमेन ही यहाँ पे इलेक्ट होकर आ सकती हैं। और क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ है। स्टेट इलेक्शन कमीशन एक मॉनिटर की तरह है, ये ध्यान रखता है कि इलेक्शन टाइम से हो और एक फेयर मैनर में हो। ठीक है, धांधलेबाजी ना हो। स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि तुम थोड़ी सी पावर लोकल गवर्नमेंट को भी दोगे ताकि वो काम कर पाए। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट हमारा ख़त्म होता है। ग्राम पंचायत होता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसके अंदर ग्राम पंचायत आता है। इसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर होते हैं जो, और सरपंच होता है जो कि डिसीजन लेता है पूरे विलेज के लिए।